लोग जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में भी यहाँ पर बैठे हैं। सीधा मोदी जी को क्या चुनौती देना चाहते हैं बताइए। वैसे तो आप दे ही रहे तो आप बड़े जोश के साथ बातचीत कर रहे थे, बोलिए क्या बोल। हाँ जी, ये बेईमान फिर बकाने लगा। आपका विपक्षी बोल तो नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं राकेश टिकैत उनसे मिले। यहाँ जाति और बिरादरी पता कर लो, बड़े कपड़ों से पहचानने वाले थे। हवाई जहाज कहाँ क्रैश अरे हुआ? सुन लो, चिल्लाओ मत, सुन लो। आप मुझे मेरा सवाल सुन। अच्छा लाठियाँ, ये बुजुर्गों की लाठियाँ दिख रही हैं। कौन से स्कूल से पढ़े हैं आप बताइए हमें भी जरा। बड़े मुद्दे लेकर के कह रहे हैं। देखिए मैं एक मिनट और सुन लीजिए। चलिए चलिए आप बताइए आप क्या करते हैं? आप एक मिनट और सुन लीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। तो अब राकेश टिकैत का कहीं ना कहीं लग रहा है कि बंगाल जाना रंग ला दिया है, क्योंकि ये भीड़, किसानों की भीड़ फसल काट करके अब सीधे आंदोलन में आ चुकी है। दूसरी तरफ एक हमारे यहाँ पर सीनियर सिटीजन को जवाब दे रहे, क्या कह रहे हैं आप बताइए। यहाँ की पब्लिक है कि बंगाल से आ गए हैं, सब देख लियो एक बार। आप बताइए कहाँ से आए हैं लोग। ये सब देख लो, तभी देख लो, जांच कर लो तुम ना। कर ले पहले। हाँ? हाँ तो लीजिए, ये है भैया जोश। तो ओपनिंग भी खत्म नहीं हुई है, तो ये हमारे किसानों का जोश है कि सवाल पूछिए जवाब हम देंगे। तो बड़ी चीज यहाँ पर निकल करके सामने ये आ रही है कि इस आंदोलन में वही जोश फिर से देखने के लिए मिल रहा है जो पहले दिन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला। दूसरी तरफ यूपी की सियासत भी अब चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पूरा माहौल बन चुका है कि भैया 2022 में किसके हाथ में कुर्सी आनी है। सपा आएगी, बीजेपी आएगी, गठबंधन में आएगा, क्या कुछ होगा पता नहीं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं। पर ये किसान आंदोलन और ये किसान एक बड़ी चुनौती लेकर के सत्ता पक्ष के लिए खड़े हैं बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर भी, ऐसे तमाम बॉर्डर्स पर। तो सीधे जांच पड़ताल कर लेते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से सत्ता पक्ष के लिए रहने वाला है। और वो भी तमाम लोग इकट्ठे हैं जो बंगाल से जुड़े हुए थे, जैसे मोहित शर्मा और भी तमाम किसान जो वहां पर गए, वहां से जुड़े हुए थे। और जैसे ही सत्ता में ममता बनर्जी बैठी तो यहाँ पर जो है आ गए वापस से कमान संभालने के लिए बॉर्डर पर। सबसे पहले मैं आपसे ही बातचीत करने की कोशिश करूंगी। एक तो बंगाल और उस पर सोने पर सुहागा हो गया कि 2022 का विधानसभा चुनाव, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए बंगाल को जो है कंगाल होने से बचा लिया, अब बारी है हिंदुस्तान को कंगाल होने से बचाने की। जो देश के किसान ने जो कड़ा तमाचा इनके मुंह पर मारा है, हार का तमाचा जो बंगाल की जनता ने मारा है, अब वही कड़ा तमाचा जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता इनके चेहरे पर मारने वाली है। जो लोग समझ रहे थे कि देश के किसान का आंदोलन जो खत्म हो गया है, वो देश के किसान ने एक बार दिखा दिया है कि किसान आंदोलन आज भी डटा हुआ है और पहले दिन की तरह डटा हुआ है। पीछे खड़ी ट्रैक्टर और ट्रॉली और 80 से 85 साल के बुजुर्गों का हौसला दिखा रहा है। किसान आंदोलन आज भी है और डटा रहेगा। और किसान जो तैयारी कर रहे हैं वो 22 की नहीं, वो 24 की कर रहे हैं कि सरकार जो है वो बिल वापसी करे चाहे ना करे। अगर सरकार बिल वापसी नहीं करेगी तो हम 24 में सत्ता परिवर्तन करके इनकी बदली। फिर यूँ कहें कि 2024 का रास्ता आप कहीं ना कहीं 2022 से देख रहे हैं कि भैया 2022 में यूपी से जो है शुरुआत होगी, 2024 में जो है लोकसभा सीटों पर जो है बड़ा खतरा। देखिए शुरुआत हुई 21 से, 21 के अंदर आपने देखा कि अभी बंगाल से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो 200 की बात कर रही थी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। उसके बाद में बारी है अब उत्तर प्रदेश की। तो एक बीच में आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे तथ्य दिए गए। हमारे बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे हों, नामी चेहरे हों, कंगना रनौत हो और भी बड़े बीजेपी के नेता बड़े तथ्य पेश किए कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने आई है कि गुंडागर्दी देखने के लिए मिली टीएमसी नेताओं की और बहुत सारे घोटाले हुए। वहां पर जो है कहीं ना कहीं हिंदुत्व खतरे में, बहुत सारी चीजें निकल कर। आप मुझे बताइए एक मिनट पहले मुझे आप ये बात बताइए, ये हिंदुत्व खतरे में बीजेपी के हार जाने के बाद में क्यों नहीं आ पा? ये बताइए। अभी बीजेपी हार गई और वहां पर टीएमसी की सरकार है। गृह मंत्री ने एक बार भी बोला कि हिंदुत्व खतरे में है, प्रधानमंत्री ने बोला कि हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व खतरे में है तो यूपी के अंदर जहां पर हिंदुओं की लाशों को दफन कर दिया गया और जब रेत उड़ती है तो लाशें नजर आती हैं, गंगा नदी के अंदर लाशों को बहाया गया, जो लाशें निकल कर आ रही हैं, वहां हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है तो यूपी के अंदर खतरे में है। भैया आप हर जगह हिंदू को खतरे में ला देते हैं, जबकि देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू,
उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, और फिर भी खतरे में हिंदू। कौन से स्कूल से पढ़े हैं आप, बताइए हमें भी जरा, हम भी पढ़ेंगे उसी स्कूल से। बताइए ना कैसे खतरे में है हिंदू। बड़ा सवाल आपका नेताओं से है। बिल्कुल है, नेताओं से बताइए तो ना। सामने नहीं आ पा रहे हाँ, हैं। और गृह मंत्री की आपने बात करी, गृह मंत्री हैं भी इस देश में, हैं क्या देश के गृह मंत्री? मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। कोविड के काल में जिन किसानों को आपने आतंकवादी 2022 बताया, के लिए अभी बैठक की है, आप कह रहे हैं कि नजर नहीं आ रहे? सुनिए, भाई साहब, कैसे अरे वो नजर चुनावों नहीं के आ लिए रहे? नजर आते हैं, चुनावों के लिए तो इनके हर एक नेता नजर आते हैं। जिन किसानों को आप आतंकवादी बता रहे थे ना, वही किसान, वही देश का किसान कोविड के काल में मदद करता हुआ नजर आया, ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाता हुआ नजर आया, मेडिसिन पहुंचाता हुआ नजर आया, वेंटिलेटर मुहैया कराता हुआ नजर आया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ नजर आए? बंगाल चुनाव में रैलियां करते हुए। कोरोना ना आपके उस 5 रुपए वाले मास्क से डरता है, ना कोरोना आपके सैनिटाइजर से डरता है। ये आपका सुनिए, विपक्षी बोल तो नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं राकेश टिकैत उनसे मिले, तो जी। कहीं ना कहीं विपक्षी बोल भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी रोटियां सेकी जा रही हैं। अरे तो आप कौन सी रोटी नहीं सेक रहे? आप भी तो पराठे सेक रहे हैं अपने राजनीति के। ये आप क्या कहते हैं कि कोरोना आपके 5 रुपए वाले मास्क से रुक जाएगा, आपके सैनिटाइजर से रुक जाएगा? कोरोना डरता है तो सिर्फ चुनावी रैलियों से। कल मोदी जी चुनावी रैली कर रहे हैं, कोई कोरोना कहीं से कहीं तक नहीं है। आप ये देख लीजिए बंगाल की इन्होंने क्या स्थिति बनाई, पूरे बंगाल के अंदर की आज आप स्थिति देख लीजिए। और जो लोग कह रहे हैं उनको अंतिम में यही बता दूं कि किसान आज भी पहले दिन की तरह यहाँ पर डटा हुआ है। पूरा आप एक बार राउंड घुमा कर दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ये कहना भीड़ बनी चाहूंगी ये रहेगी। जो भीड़ दिख रही है, ये जो भीड़ दिख रही है वो कहीं ना कहीं साबित कर देती है। जो ये लाठियां, ये बुजुर्गों की लाठियां दिख रही हैं, ये भी तय कर देती है कि चुनौती बड़ी है सत्ता पक्ष के लिए, जो इस समय किसान यहाँ पर दे रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े होकर के। सीधे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप भी एक बड़ा चेहरा रहे किशनपाल जी, कि कहीं ना कहीं क्या ये किसान जो हैं अब कहीं ऐसी कगार पर खड़े हो गए हैं कि ना तो घर के रहे ना घाट के, ऐसी चीजें नजर आ रही हैं सामने? क्या घर के घाट के? क्या घर में भी है, घाट में भी है, किसान सब जगह है। किसान का देश है, राष्ट्र किसान का ये जो आए थे ना झूठ के हवाई जहाज पे बैठ के, उनकी जमीन खिसकने वाली है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अगर कुर्सी हवाई जहाज सुन था, लो, वो कहाँ क्रैश अरे हुआ? सुन लो, चिल्लाओ मत, सुन लो। आप मोदी जी मुझे की तरह मेरा गला सवाल बैठ सुन। जाएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं तो मोदी जी के अपने आप से कंपैरिजन भी नहीं कर सकती। मैं कह रहा तो हूँ। मैं यहाँ सवाल मेरा है, तो मेरा सवाल आप उसका जवाब दीजिए। सवाल बोलो। आपने कहा कि झूठ का हवाई जहाज, हाँ। तो वो कहाँ क्रैश हो गया? ये वो बताइए। क्रैश हो गया, बंगाल में खत्म हो गया। अब वो अब ये टांगे पे घूमेंगे। उत्तर प्रदेश में इनको जमीन तलाशने को नहीं मिली। ये लठ देख रहे हो ना, ये मजबूती के साथ किसान लेके खड़ा है। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो वोट मांग के चौपाले लगा लेना, क्यों नहीं लगा रहे? ये तैयारी पूरी हो चुकी है, बंगाल से पर्दाफाश हो चुका है। और फिर मैं कह देता हूं कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अब भाजपा खतरे में है और मोदी जी की कुर्सी खतरे में है। अब इनको समझ आ गया है। योगी जी अब दिल्ली में जो घूम रहे हैं ना कि मेरे आका हुक्म कर दे, अब हुक्म ये है कि हिंदू मुसलमान भी नहीं लड़ेगा। अब क्या लड़ेगा? अब हम यूपी को बांट लेंगे, अब हम उत्तर प्रदेश को बांट लेंगे, भारत को बांट लेंगे। ना हम भारत बंटने देंगे, ना उत्तर प्रदेश बंटने देंगे, न कोई जिला बंटने देंगे, न किसान को बंटने देंगे, न मजदूर को बंटने देंगे। तुम्हारी छाती पे चढ़ के और उत्तर प्रदेश की सत्ता से तुम्हें बेदखल करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो किसान की बात करेगा वही सत्ता पे राज करेगा, चाहे वो कोई भी हो। आप बड़े जोश के साथ बातचीत कर रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे हाँ जी, ये बेईमान फिर बकाने लगा कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट रहे, बड़ा अच्छा काम करेंगे। हम इसके बेईमान के चक्कर में नहीं आवे, ऐसा काले पानी चलाएंगे। हाँ, कोई चक्कर में नहीं आना। ये रलट इसका फड़ा पीटेंगे, नु ठोक कर इसका फड़ा पीटेंगे। बात बताइए, अगर उन्होंने कहा कि हम देखिए आपके लिए बड़ी अच्छी योजनाएं लाए हैं, नहीं, हम नहीं तो विश्वास होगा नहीं होगा? हम नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं हम इसका फड़ा पीटेंगे, ऐसे पीटेंगे। यूं भटमा बढ़ गया, गाजर गांव सोई भागे, इसे ऐसा पूछाऊंगा हम जैसा कहेगा शीर्षा सिंह। तो मतलब आप थक चुके हैं सरकार को ढूंढते ढूंढते? हाँ, हम नहीं मिल पा रहे। इसे हजार दो ना ठीक रूम है, इसकी रीढ़ की हड्डी ऐसा, इसके 32 ऐसे काटू जैसे ममता जी ने काटे। और यूपी जो हमारे घर में है, यूं रगड़ दिया, हम इसे सिर की लब से ठोकेंगे, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे। हम तो अब पूरे देश का आंदोलन है। इसकी देश और छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, पूरे बहुत देश बड़ा का आंदोलन है। सहयोग है सबका। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी इसको हल्के नहीं फुल्के में हटेगा। ले रहे हैं? किसान बीजेपी इसको हल्के फुल्के में ले रही है, आपको ऐसा लग रहा है क्या? ये हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बतावे, ये गधे कैसे सिर के
इनाम इनाम काले पानी पुचाए बिना ऐसा ना हो आप पर ताऊ कार्रवाई हो जाए। आप ऐसे कार्रवाई कैसे हो जाएगी? आपकी भलाई है, भाभी बेचारी मजे नुका पहलवान इस बेईमान को भाभी बेचारी है, नुका पहलवान इसे मारिए तो है ना, पर इसकी रीढ़ की हड्डी जरूर तोड़ दे। ये तो अंबानी के घर खाना खावा है बेईमान। वहाँ जा बम्बई, देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर कुछ भी नहीं कर रहा, वहाँ पूछा रहा मामले। और भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तथ्य जानते हैं क्या क्या निकलते हैं इनके हाथ में। ये बताया मैं बताऊं कि ये किसानों को उग्रवाद, आतंकवाद और क्या क्या ना बताए, लेकिन मैं कहता हूं कि ये वही उग्रवादी है ना जो 5 उग्रवादियों को पाकिस्तान छोड़ के आए थे जहाज में बढ़ के। तो उग्रवादी ये है कि उग्रवादी वो है। तय नहीं कर पा रहे हैं आप। हाँ? तय नहीं कर पा रहे हैं क्या आप? नहीं, हम तो तय कर लिए हैं कि ये उग्रवादी हैं। हाँ, ये उग्रवादी हैं, लेकिन जनता से मैं कह रहा हूँ कि उनके भाजपा वालों से कहना चाहता हूँ, और जो भी भाजपा वालों के समर्थक हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उग्रवादी ये किसान नहीं है, उग्रवादी भाजपा वाले हैं जो कि 5 उग्रवादियों को जो कि पकड़ करके जेल में बंद थे, और ये भाजपा वाले ले जा करके, उनके मंत्री ले जा करके पाकिस्तान में छोड़ के आए थे। अच्छा, इस बीच राकेश टिकैत के कई बयान ऐसे आए हैं जो कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि योगी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया। कहीं ना कहीं वो बड़ा कारण रहे इस किसान आंदोलन को बढ़ाने का। 7 महीने से आंदोलन चल रहा है। ममता बनर्जी का ये बयान कि 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, पर कोई और खबर नहीं ली सरकार ने कि कहाँ किसान बैठे हैं, कि इनका हालचाल जान लिया जाए। ये बहुत सारी चीजें एक तुमने बचपन में कहानी सुनी होगी कि तीतुर के आगे 2 तीतुर, तीतुर के 2 पीछे तीतुर। एक कहानी बचपन में सबने सुनी होगी। मोदी आज योगी जी, उनके पीछे भी 2 हैं और उनके आगे भी 2 हैं, यानी उन्होंने उप मुख्यमंत्री 2 बना रखे हैं, वो काम नहीं करने दे रहे, और इधर अमित शाह और मोदी काम नहीं करने दे रहे हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी मानू है उसकी मानू। उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया है। योगी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इधर करते हैं तो संदेशा दिल्ली से आता है, और वो बराबर में बैठे हैं, वो करने नहीं दे रहे। जाति बिरादरी से प्रदेश नहीं चलेगा। और देश में किसान को, जिस किसान ने इन्हें बेइंतहा प्यार दिया था, उस किसान को इन्होंने अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी बता दिया है। अब इनको इलेक्शन पाकिस्तान से ही लड़ना चाहिए, हिंदुस्तान में इनके लिए जगह नहीं है। क्योंकि अरे हिंदू मुसलमान से बहुत मोहब्बत करते थे ना, कि हिंदू मुसलमान लड़ा देंगे, तो अब चले जाओ ना। हिंदू तो समझ गया है, मुसलमान ना समझा हो तो पाकिस्तान चले जाओ। हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है, और हिंदू भी समझ गया है। अब हिंदू मुसलमान यहाँ सुन लो, यहाँ जाति और बिरादरी पता कर लो। बड़े कपड़ों से पहचानने वाले थे तुम, गुजरात का तुमने बहुत अनुभव किया था, अब पहचान लो ना कि कौन कपड़े से। बहुत ज्ञान था। मोदी जी तुम्हें वही दिला देंगे जहां से तुम आए थे, तरस जाओगे। और योगी जी अपने मठ की तैयारी कर लो, तुम्हें फिर वही मठ में घंटा बजाना है, घंटा के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है। किसानों की बातों को देख करके लग रहा है कि जो आपके नेता लोगों ने बयान दिए थे, उन एक एक बयान को अपने दिल में दबाए बैठे हैं कि 2022 आए और बटन दबाए कि भैया आपने क्या कुछ किया और करंट कहाँ लगा। ये बड़ा मुद्दा, बीच में ज़रूर बताइएगा मुझे कि किसने ये कहा था कि करंट यहाँ लगेगा और पहुँचेगा वहाँ। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब आप बताइए कि जैसे कहीं ना कहीं ये तय किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के सामने भी कोई बड़ा चेहरा आ सकता है, ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि अगर बीजेपी की तरफ से कोई नया चेहरा आता है तो आप कितना विश्वास उस पर करेंगे? योगी आदित्यनाथ को कितना आप जो है चांस देने वाले हैं 2022 में? क्या आप लोग देखिए, योगी आदित्यनाथ के इन लोगों के अंदर खलबली तो मच चुकी है। इनको पता है कि यूपी बुरी तरह से जाना है इन्होंने, तो कोई भी चेहरा आए, योगी आदित्यनाथ के जगह पर कोई भी चेहरा आ जाएगा, इन्होंने बचना नहीं है। और बंगाल तो एक ट्रायल था, अब एग्जाम्पल जो है ना, ट्रायल था, यहाँ जो है कि मॉडल बनेगा, यूपी से मॉडल बनेगा, बिल्कुल सफाया हो जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। और यही इनके अंदर डर बना हुआ है, बिल्कुल बचने के कोई चांसेस नहीं है, किसी भी सूरत में चांस नहीं है, क्योंकि जवान किसान मजदूर के पास अब यही एक चारा बच गया है। 6 महीना से रोड पर सुला रहे हैं जवान किसान मजदूर, 6 महीना से ऊपर हो गया रोड पर सो रहे हैं। राकेश टिकैत ने इस बीच एक बयान दिया था, जब उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, संवाददाता ने एक सवाल पूछा कि भाई आपसे कहा गया था कि 1 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, वापस चले जाइए। तो राकेश टिकैत का बयान आया 6 महीने तो वैसे ही हो चुके हैं, 6 महीने और ठहर जाते हैं, घर जाने की क्या जरूरत, फिर आएंगे फिर जाएंगे, ऐसे ही लगा रहेगा। तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन का जवाब इन किसानों के पास है, ऐसा लग रहा है। अब इस बीच में आपसे भी पूछती हूँ कि कहीं ना कहीं जो आशंकाएं जताई जा रही है कि किसान एक बड़ी चुनौती है, उसके सामने एक बड़ा मुद्दा और भी है कि बीजेपी की लहर ऐसी थी कि वो अब फिर से 2022 में दिखेगी। तो आपके हिसाब से कितनी लहर दिखने वाली है? मैडम ऐसा है कि मैं देखिए, भैया
ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन से ही सब नाराज हो गए। इस क्वेश्चन कोई लहर नहीं आवा। तो लहर जो थी ना वो लहर समुद्र में दब गई है। आपका लहर नहीं आएगी, कह रहा होगा आपकी बार, कह रहा होगा। चुनाव में देख ले क्वेश्चन से ही मैडम एक बात क्वेश्चन ही एक बात सुनिए मैडम, लहर किसके अंदर है आपको झलक रहा है। हम पूर्वांचल 700 किलोमीटर दूर से यह एक्स फौजी जो कि मतलब एक्स फौजी हवलदार सूबेदार मेजर साहब सिंह चौहान बनारस चंदौली से चल कर के आया हूँ। तो लहर किसके अंदर है, हमारे अंदर लहर है तभी तो यहाँ आया हूँ। तो लहर को जागृत करने के लिए हम लोग जागृत हो गए हैं। और आज जो किसान ये दुख झेल रहे हैं, ये दुख झेल रहे हैं, कौन झेला रहा है, सबको पता है कि कौन झेला रहा है। हम किसान के बच्चे IAS PCS क्या नहीं कर रहे हैं, IT टेक्नोलॉजी सब। हम किसान के बच्चों को ये सरकार जो है गुमराह करके जो है वोटर बैंक को अपना बदल देती है। केंद्र में सरकार पूरा फुल बहुमत से लाती है कि नहीं लाती है, आप बताइए। फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ पूछिए। कि अभी इस बार आंकड़े जो दिखाए गए, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि इस बार तो मूल्य आपको अच्छा मिला है, सब चीजों का मूल्य अच्छा मिला है। तो आपके मूल्य अच्छा मिलेगा जब विधायकी का चुनाव होता है। सुन लीजिए, जब विधायकी का चुनाव होता है तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट वाले उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है तो हर जगह से हस्तक्षेप होता है। IT के एक से बच्चे को ले जाकर हायर करके उसको जो है वोटर मशीन को बदल दिया जाता है, उसमें जो है चिप लगा दिया जाता है। वोट डालेंगे समाजवादी पार्टी को, जाएगा BJP को, वोट डालेंगे बहुजन को, जाएगा BJP को। ऐसा भी टेक्नोलॉजी अपनाया गया है जिसके वजह से 325 बहुमत से मोदी जी बनकर आए हैं। तो हम सरकार बहुत सारी आशंकाएं लगाई जा रही हैं। सुन लीजिए बात, हमारी बात सुन लीजिए। हमने 325 से बहुमत बनाए हैं उनको अच्छा करने के लिए। मोदी जी एक चाय बेचने वाले थे, यहाँ पर सब चाय बेचने वाले किसान नहीं है, ये सब किसान मजदूर किसान हैं। ये भी आप दोष ये मानते हैं कि वो चाय बेच रहे थे? दोष ये मानते हैं? नहीं, हम ये मानते हैं कि ये क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इनको प्रधानमंत्री कौन बनाया है? पूंजीपति वाले ने बनाया है। आज वो पूंजीपति जो बनाए हैं उन्हीं पूंजीपतियों के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आज जो जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। सुन लीजिए, तीन बिल बनाए हैं। आज पहले से ये जो बड़े बड़े स्टोर भंडार बना करके और कोरोना का रूप दिखा करके चुपचाप बिल बना दिए। ये किसी किसान भाई से पूछे, ये 3 बिल बना दिए, हमारी ज़मीन बेच दिए, हमारी स्टॉकिंग का दुआ खत्म कर दिए। यही अटल बिहारी स्टॉकिंग का पावर बोले थे कि स्टॉकिंग कोई नहीं करेगा। आज स्टॉकिंग का बड़े मुद्दे लेकर के कह रहे हैं। देखिए मैं 1 मिनट और सुन लीजिए, जल्दी आप बताइए, आप 1 मिनट और सुन लीजिए। ऐसा है, जब अंग्रेजों का राज था तब भगत सिंह ने चैलेंज किए थे। भगत सिंह जैसे नेता आए थे, आज भी युवा वर्ग आए थे, हमारे किसान के बच्चे, उन्होंने चाहते थे अंग्रेजों के ऊपर वार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संविधान में वार करके दिखाए कि हम भगत सिंह जिंदा हैं। इसी तरह आज हमारे किसान के बच्चे जिंदा हैं, जो कि उनके सरपरोसी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। अब देखना है बाजू कितने ताकत में है। इनकलाब जिंदाबाद। आपने फसलों के दाम की बात की। अब किसान की फसल जब बिक चुकी है, मंडियों में जा चुकी है, तब सरकार ने फसलों के दाम बढ़ाए हैं। ये अब किसानों के लिए नहीं बढ़ाए हैं, ये अंबानी और अडानी के लिए बढ़ाए हैं। और किस प्रकार ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है, इसका सीधा डाटा है। पर कैपिटा GDP के अंदर हम बांग्लादेश से भी पीछे पिछड़ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ, उसी तरफ देखते हैं, पिछले साल का जो डाटा है, अडानी पूरे एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति है और एशिया के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी बनता जा रहा है। और ऐसे ही वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 घराने तो इतने बढ़ते जा रहे हैं, आप खुद सोचिए। और देश की प्रति व्यक्ति आय इतनी नीचे गिरती जा रही है। तो ये आपके खुद के सोचने की जरूरत है। आज पेट्रोल के अंदर सेस एक्साइज ड्यूटी हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा देने लग रहे हैं। तो किसान ये कहते हैं 2000 रुपये हम किसान को दे रहे हैं, तो कितना रुपया इन्होंने किसान का लूट लिया। MSP के ऊपर ना तो MSP मिल रही है, पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, खाद के कट्टे के अंदर जो पहले आती थी उससे कम कर दी। बिल्कुल, आपका कहना है कि अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। ये UNO की रिपोर्ट है कि 1025 लोग पिछले साल जो अमीर करोड़पति थे वो भारत को छोड़कर जा चुके हैं। वो भारत के अंदर क्यों रहेंगे? भारत के अंदर तो अब ये क्या करने लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान नफरत की खेती करने लग रहे हैं दिन रात। सेंट्रल विस्टा बनाने लग रहे हैं लोगों की लाशों के ऊपर। जब देश को ऑक्सीजन और हॉस्पिटल्स की जरूरत थी, उस टाइम पे ये लाखों करोड़ों रुपया अपने 20 लाख करोड़ के अपने जहाज खरीदने लग रहे हैं। तो कहाँ मूर्तियाँ कहता है कि हमारे देश के युवा जानकारी नहीं रखते
और यहाँ पर किसी बिना तथ्य के बात करते हैं। ये आपके काम गिना रहे हैं। पिछले 2-2.5 महीने में आपने बंगाल से लेकर के यूपी में क्या कुछ किया, कोरोना की स्थिति कैसे संभाली, आपने अपना विस्ता कैसे बनाया, कैसे तैयार किया, सब चीजों का हिसाब लेकर के हमारा युवा, हमारा किसान यहाँ पर खड़ा है। बहुत सारे लोग जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में भी यहाँ पर बैठे हैं। सीधा मोदी जी को क्या चुनौती देना चाहते हैं बताइए? वैसे तो आप दे ही रहे 2022 के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने कहा मेरे बाप दादा चाय बेच सकते तो मैं देश को बेच दूंगा। अच्छा, मैं देश को बेच दूंगा। और भैया 2 टूक बात कह दी है और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत कोई जरूरत ही नहीं है उन्हें कि मेरे बाप दादा अगर चाय बेच सकते हैं तो मैं देश को बेच दूंगा और देश की जनता बाहर में जाए, मुझे कोई लेना देना देश से नहीं है। 2022 में क्या बड़ी चुनौती देने वाले हैं आप सभी लोग? और आपको क्या लगता है कितना पासा पलट देंगे 2022 के लिए? 2022 में जीरो पर खड़ा हो जाएगा। जीरो पर जीरो पर बिल्कुल जीरो। यूपी में बीजेपी खड़ी है जीरो पर, जो किसानों का मानना है कि किसानों की तरफ से बीजेपी जीरो पर खड़ी है, ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं किया है। और ये भीड़ आप लगातार देख रहे हैं, ये किसानों की भीड़ कह लीजिए, उस आंदोलन की भीड़ कह लीजिए जो लगातार कई महीनों से चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब पूरे 1 साल ही करके जाएंगे। जो इन्होंने कहा था, जो सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, तो इन्होंने मन बना लिया है कि वैसे ही 6-7 महीने हो चुके हैं तो थोड़ा समय और भी बिता लेंगे। ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन यहाँ से निकल करके सामने आ रही है। ऐसे ही लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे यूपी से लेकर किसानों तक, लगातार सड़क से संसद तक। फिलहाल के लिए नमस्कार।